औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब ने मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान साहब की एक लिंक शेयर किया था जिसमें डार्विन की थ्योरी का ज़िक्र था और जेंडर इक्वलिटी। तो उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से आप कुरानिक कंसेप्ट बताएं। तो डार्विन की थ्योरी के हवाले से तो 3 ऑडियोज़ पहले हो चुकी हैं। जेंडर इक्वलिटी या मर्द व ज़न की बराबरी, ये वेस्ट का इंतहाई जाहिलाना और गलत कंसेप्ट है, इंतहाई गलत नज़रिया है, गैर मंतकी और गैर अक्ली नज़रिया और गैर साइंसी नज़रिया है। यानी कोई इंतहाई बेवकूफ़ होगा, अकल से और आँखों से अंधा होगा, वही इसको कह सकता है कि जी जेंडर इक्वलिटी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मगरिब वालों ने इस अंदाज से जेंडर इक्वलिटी का प्रोपेगेंडा किया कि हमारे भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो है उसके कायल हो गए और फिर उन्होंने एपोलोजेटिक रवैया अपनाया कि नहीं जी वो इस्लाम में भी जेंडर इक्वलिटी है, तो ये है तो वो है, और फिर इधर उधर से कहानियाँ जोड़ के जेंडर इक्वलिटी साबित करने की कोशिश की है इस्लाम में। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं या उलमा हैं, उन्होंने अब जेंडर इक्वलिटी को एक हकीकत के तौर पे मान लिया और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी उसमें शामिल हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% उलमा इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। जिस तरह की डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसी तरह जेंडर इक्वलिटी को। और उन उलमा में डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मशहूर बंदे, वो भी जेंडर इक्वलिटी के कायल नज़र आते हैं। गांधी साहब तो है ही वेस्टर्न ख़यालात ज़्यादातर उनको अच्छे लगते हैं और उन्हीं को खुश करने के लिए वो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करते हैं जो मगरिब को खुश आए या मगरिब को पसंद आए। तो गांधी साहब की ज़्यादातर इंटरप्रिटेशंस ऐसी ही होती हैं। उसके बाद प्रोफेसर रफ़ीक साहब हैं। तो प्रोफेसर रफ़ीक साहब भी बड़े मशहूर और बड़े वेल रेड पर्सन हैं और बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में। जेंडर इक्वलिटी के हवाले से वो भी मार खा चुके हैं और वो भी इसके कायल हैं। इसी तरह प्रोफेसर बिलाल और दूसरे जो हमारे मुसलमानों के उलमा हैं। हाँ, अलबत्ता जो मदरसों के पढ़े हुए उलमा हैं उनमें अच्छी खासी तादाद है जो इसकी कायल नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर हज़रात हैं वो ज़्यादातर, और अदरवाइज़ सेकुलर तालीम वाले जो स्कॉलर्स हैं, वो ज़्यादातर जेंडर इक्वलिटी के कायल हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि कोई भी मगरिब वालों से ये नहीं पूछता कि जी अगर आप कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है तो अपनी दलील लाओ, प्रूफ करो। क्योंकि कुरान तो कहता है ना कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। हमसे वो इनइक्वालिटी की दलीलें मांगते हैं, लेकिन हमारे उलमा उनको ये नहीं कहते कि पहले तुम इक्वालिटी तो प्रूफ करो, फिर हम इनइक्वालिटी की भी दलाइल दे देंगे। तो बहरहाल ये सवाल चूँकि मुझसे पूछा गया है, तो अभी मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे और साइंटिफिक लेवल पे इसकी बात की जाएगी।
लॉजिकली इसको साबित किया जाएगा कि ये वेस्ट का इंतहाई स्टूपिड और इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक किस्म का कंसेप्ट है, और इसको रद्द करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है या इवन जो लोग अभी इस फील्ड में नहीं आए उनके लिए एक सबूत हो। इससे पहले आज तक किसी ने भी इसको इंटेलेक्चुअली काउंटर करने की कोशिश नहीं की है। तो सबसे पहले तो उनसे ये सबूत मांगना चाहिए कि जी आप इक्वलिटी साबित करो। तो सबसे पहली जो चीज़ है ये है कि उनसे सबूत मांगें, और डेफिनेटली वो सबूत नहीं दे सकते इक्वलिटी का, क्योंकि नेचर में कहीं इक्वलिटी है ही नहीं। नेचर में दराजात हैं, इक्वलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। वो तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे तो सेम जेंडर के आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर्स या सिस्टर्स जो हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होते, जबकि वो ये दावा कर रहे हैं कि जी मेल और फीमेल अपोजिट जेंडर्स आपस में बराबर हैं। मैं कहता हूँ नेचर में कहीं बराबरी है ही नहीं। दो भाई जो जुड़वा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, वो पैदा होते हैं तो वो भी आपस में बराबर नहीं होते किसी हवाले से। उनके जो रवैये होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल और मॉरल बिहेवियर्स, ये सारे जो है डिफरेंट होते हैं, उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो फिर अपोजिट जेंडर का किस तरह इक्वल हो सकता है? ये तो हो गई पहली बात। अब हम सिस्टमेटिकली चलते हैं कि बराबरी के कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है है फिजियोलॉजी, यानी बैरूनी साख्त मर्द और औरत की। तो वो नज़र आती है, अंधों को भी पता है कि जी औरत और मर्द बराबर नहीं है, बैरूनी साख्त में बराबर नहीं है, कहीं बराबरी नज़र नहीं आती। औरत की बैरूनी साख्त हो रहा है और मर्द की बैरूनी साख्त हो रहा है, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजिकली मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। नंबर 2, एनाटॉमी, अंदरूनी साख्त। अंदरूनी साख्त भी दोनों की मुख्तलिफ है। जब बैरूनी साख्त मुख्तलिफ है तो अंदरूनी साख्त भी मुख्तलिफ होगी, और कोई भी दुनिया का जाहिल से जाहिल बंदा भी ये नहीं कह सकता कि अंदरूनी और बैरूनी साख्त जो है मर्द और औरत की सेम है, तो डिफरेंट है। फिर आ जाएं हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सिक्रीशंस। तो हार्मोन्स, एंजाइम्स और सिक्रीशंस के हवाले से भी मेल एंड फीमेल डिफरेंट है, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब आते हैं ब्रेन डिफरेंसेस की तरफ। तो मिस्टर ग्रेगरी एल जॉन्स जो PhD हैं, वो लिखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के जो है ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जो कुछ नज़र आता है उससे अंदरूनी साख्त जो है बहुत डिफरेंट है, और अंदरूनी बिहेवियर जो ब्रेन का है वो बहुत डिफरेंट है। इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है दोनों के दिमागों की, मेल और फीमेल की। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो मेल जो हैं वो 7 टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्रे मैटर को फॉर देयर एक्टिविटी। यानी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है उसमें मेल जो है ग्रे मैटर इस्तेमाल करते हैं 7 टाइम फीमेल्स के मुकाबले में, जबकि फ़ीमेल जो है वो
वाइट मैटर इस्तेमाल करती है, ग्रे मैटर इस्तेमाल नहीं करती, और वो मेल से 10 टाइम ज़्यादा वाइट मैटर्स इस्तेमाल करती है। तो मेल जो है 7% और फीमेल 10% उससे ज़्यादा इस्तेमाल, 10 टाइम ज़्यादा इस्तेमाल, तो टोटल डिफरेंस बन जाता है 17 टाइम। यानी 7 और 10 को जमा करें तो 17 टाइम डिफरेंट है प्रोसेसिंग के हवाले से दोनों का ब्रेन। फिर ब्रेन केमिस्ट्री देखें। इसी तरह केमिस्ट्री में सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, ये सारे केमिकल्स दोनों जेंडर्स डिफरेंट मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो फीमेल का जो है हिपोकैम्पस, ह्यूमन मेमोरी सेंटर जो है वो मर्दों से लार्ज होता है। इसी तरह लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर जो ब्रेन का है, फीमेल का जो वर्बल सेंटर है वो दोनों हेमिस्फीयर्स में होता है, जबकि मेल का जो है सिर्फ लेफ़्ट साइड पे होता है। तो यहाँ भी डिफरेंस पाया जाता है स्ट्रक्चर में भी। फीमेल के ब्रेन में जो एक ख़ास हिस्सा है सिंगुलेट जायरस, उसकी वजह से जो उनका ब्रेन है वो इमोशनल मेमोरीज़ को ज़्यादा रिविज़िट करता है मेल के मुकाबले में, जबकि मेल जो है वो एनालिटिक को ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इमोशनल मेमोरी को टच करके जल्द ही एनालिटिक की तरफ चला जाता है। तो ये जो मेल और फीमेल के ब्रेन के डिज़ाइन के डिफरेंसेस हैं, ये भी साबित करते हैं कि मेल और फीमेल बराबर नहीं है। इसी तरह मेल और फीमेल का जब ब्रेन स्कैन किया गया तो उसमें भी बहुत से डिफरेंसेस सामने आते हैं। मसलन मैन और वोमेन जो हैं वो एक ही तरह चीज़ को नहीं देखते। यानी मेल्स में एम सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मैग्नोसेलुलर जिसको कहते हैं, और ये ट्रैकिंग ऑफ मूवमेंट को ज़्यादा परसीव कर, यानी एम सेल्स जो है ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें काम आते हैं, और मेल जो है इनको ज़्यादा इस्तेमाल करता है। फीमेल जो है वो पी सेल्स होते हैं, और पी सेल्स जो हैं वो टेक्सचर और कलर को एनालाइज करते हैं, यानी वो कंसंट्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसीलिए आप देखें कि औरतों को याद होता है कि फ़लाँ औरत ने फ़लाँ शादी में फ़लाना ड्रेस पहना था, मर्द को आधे घंटे बाद भी याद, क्योंकि उसकी तवज्जो उस तरफ होती नहीं है। बेबीज़ के हवाले से देखा गया कि जो फीमेल बेबीज़ हैं वो चेहरों को ज़्यादा पसंद करती हैं, फेसेस को, और मेल बेबीज़ जो हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं। इसी तरह दोनों के ड्राइंग भी डिफरेंट होती है। फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर अगर ड्राइंग करती हैं तो पीपल, एनिमल और प्लांट्स को सिमेट्रिकली ड्राइंग करती हैं, ये उन्होंने तजुर्बात की हैं, जबकि बॉयज़ जो है वो एक्शन सीन्स को ज़्यादा पेंट करते हैं, ड्रा करते हैं। इसी तरह फीमेल्स जो हैं उनके 11% न्यूरॉन्स जो हैं सुनने वाले वो मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए औरतों के कान जो हैं बारीक होते हैं और वो ज़्यादा आवाज़ दूर से सुन लेते हैं। ये सारे डिफरेंसेस बता रहे हैं। इसी तरह म्यूज़िक का जो इफ़ेक्ट है वो भी मेल और फीमेल पर डिफरेंट होता है। ग्रुप ऑफ बॉयज़ और ग्रुप ऑफ गर्ल्स डिफरेंटली प्ले करते हैं। इसी तरह लड़के और लड़कियां जो है मुख्तलिफ़ खिलौनों से खेलती हैं। आप मिक्स करके खिलौने रख दें और छोटे बच्चे जो बच्ची है और बच्चा है उनको छोड़ दें तो वो मुख्तलिफ़ खिलौनों से खेलेंगे।
इसी तरह मेल्स जो है अपने एग्रेशन को, गुस्से को फिज़िकली एग्जिबिट करते हैं और फीमेल्स जो है वो उसको वर्बली एग्जिबिट करती हैं। बहरहाल ये बहुत से डिफरेंसेस हैं, अक्लमंद के लिए इतने डिफरेंसेस काफ़ी हैं और ये सारे साइंटिफिक रिसर्च ये साबित करती है कि मेल और फीमेल जो है वो बराबर नहीं है, लिहाजा जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट टोटली अनसाइंटिफिक है और इलॉजिकल है। इसी तरह अगर हम देखें तो औरतें जो है इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं मर्दों से। मैं ईस्टर्न वुमेन की बात नहीं करता हूँ, अगर हम वेस्टर्न वुमेन की मिसाल लें तो पिछली 4-5 सदियों से वो आज़ाद हो चुकी हैं। चलें, ये मशरक़ी औरतें तो अभी नई नई आज़ादी सीख रही हैं ना और आज़ाद हो रही हैं, लेकिन वो तो आज़ाद हो चुकी हैं, 3-4 सदियाँ हो गई हैं। इसलिए उनकी मिसाल लेनी चाहिए ताकि बात सही तरह समझ आ जाए। तो जब उनको आज़ादी मिल चुकी तो वो भी अपना साबित कर सकती थी ना, अपना इंटेलेक्चुअल कैलिबर। लेकिन अभी हम देखते हैं हिस्ट्री में कि मेजर थ्योरीज़ और फिलॉसफीज़ पिछली 4 सदियों में जो दी गई हैं, चाहे वो इकनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्किटेक्चर में, आर्ट में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, आप औरतों की कंट्रीब्यूशन देखें और मर्दों की देखें। औरतें भी तो आज़ाद थीं, वो भी ये कर सकती थी ना, लेकिन उन्होंने फैशन पे ज़ोर रखा, कैट वाकों पे ज़ोर रखा और इस तरफ नहीं आई, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं आई। तो इससे साबित, ये अभी हम बात करें ओवरऑल जेंडर की, मेल जेंडर की, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यानी हो सकता है अगर आप एक पर्टिकुलर औरत को अगर कंपेयर करें एक पर्टिकुलर मर्द से तो वो उससे बेहतर हो, ये हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एज ए होल जेंडर की। तो एज ए होल जो वेस्ट की वुमेन है वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर है वेस्ट के मर्द से, और ये हमें साबित होता है इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इल्म की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं अगर आप उसमें देखें तो मर्दों ने ही सारी थ्योरीज़ दी हैं और फिलॉसफीज़ दी हैं, औरतों ने तो नहीं दी। इसी तरह अगर हम इन्वेंशंस की बात करें तो आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो देखें और उनकी इब्तदाई इन्वेंशन पे जाएं। मसलन कुर्सी है तो कुर्सी की फ़र्स्ट इन्वेंशन पे जाएं, किसने फ़र्स्ट कुर्सी किसने बनाई थी। इसी तरह मेज़ है तो वो देखें कि फ़र्स्ट टाइम किसने बनाई थी। बल्ब है तो फर्स्ट टाइम किसने बनाया था। घड़ी है तो किसने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। बिजली का पंखा है तो फर्स्ट टाइम किसने बनाया था। ट्यूबलाइट है तो फर्स्ट टाइम किसने बनाई थी। टीवी है तो फर्स्ट टाइम किसने बनाई थी। फ्रिज है तो फर्स्ट टाइम किसने बनाया था। यानी कोई भी चीज़ आप अपने इर्द गिर्द ले लें और उसमें से देखें कि कितनी इन्वेंशंस औरत की हैं और कितनी इन्वेंशंस मर्द की हैं, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि जी मर्द जो है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है औरत से। लिहाजा ये जेंडर इक्वलिटी जो है वेस्ट का जो कंसेप्ट है ये इंतहाई इडियोटिक कंसेप्ट है, इंतहाई स्टूपिड कंसेप्ट है और जो कि रियलिटी पर बेस नहीं करता। तो ये टॉपिक चूँकि लेंथी है तो अभी फिर दूसरा हिस्सा इसका उसमें मज़ीद इस पर बात की जाएगी। तो हम इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजर रेवोल्यूशंस अगर हम देखें तो जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन,
इन सब में जो कंट्रीब्यूशन है, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन और फिज़िकल कंट्रीब्यूशन, वो मेल की ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। तो इससे भी साबित होता है कि जी जेंडर्स आर नॉट इक्वल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।